उमेश पाल पर गोली चलाने वाले असद अहमद और गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो बात भी सच साबित हो गई जो उन्होंने विधानसभा में कही थी। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए थे। 25 फरवरी को विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया है उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहती है इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर के बाद योगी का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्विटर पर ज्यादातर लोग योगी की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि यूपी के सीएम ने जो कहा वही किया, जबकि कुछ लोगों ने लिखा है कि माफियाओं का खात्मा जरूरी है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में अतीक अहमद की माफियागिरी चलती थी। उसके गुर्गे हत्या, अपहरण, वसूली और मारपीट के दर्जनों मामलों में वांटेड थे, लेकिन कोई अतीक अहमद पर हाथ डालने की हिम्मत ही नहीं करता था। लेकिन जब कानून का हंटर चला तो माफिया अतीक का पूरा कुनबा मिट्टी में मिल गया। गिरोह का सरगना यानी कि खुद अतीक अहमद बीते कई वर्षों से जेल में बंद है। फिलहाल उसे गुजरात की साबरमती जेल में रखा गया है, जहां से यूपी पुलिस उसे रिमांड पर प्रयागराज लेकर पहुंची। अतीक का दाहिना हाथ है उसका भाई अशरफ अहमद। अशरफ भी इन दिनों सलाखों के पीछे है और उसे यूपी की बरेली जेल में रखा गया है। अतीक के सबसे बड़े बेटे उमर और दूसरे बेटे अली पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज है और एनकाउंटर में मारे जाने के डर से बीते साल जुलाई में उमर और अली ने सरेंडर कर दिया था। पिता, चाचा और दोनों बड़े भाइयों के बाद असद अतीक गैंग की कमान संभाल रहा था, लेकिन आज यूपी एसटीएफ ने एक एनकाउंटर में उसे मार गिराया। अतीक के चौथे और पांचवें बेटे एजम और आबान अभी नाबालिग हैं और पुलिस के मुताबिक दोनों को बाल सुधार गृह में रखा गया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। यूपी पुलिस ने शाइस्ता पर 50,000 का इनाम रखा है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अतीक के अपराध में उसकी मदद करने वाले उसके बहनों या अखलाक को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अतीक की बहन आयशा नूरी फरार चल रही है और उसने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के चकिया का रहने वाला अतीक अहमद इतने गरीब परिवार से था कि घर में खाने के भी लाले थे। अतीक अहमद के पिता तांगा चलाकर बच्चों का पेट भरते थे, लेकिन उसी अतीक ने जब राजनीति की शरण ली तो 30 सालों में अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। साल 2004 में अतीक अहमद पहली बार सांसद बना तो उस वक्त खुद उसने अपनी प्रॉपर्टी 3 करोड़ की बताई थी, लेकिन साल 2019 में जब आखिरी बार अतीक ने चुनाव लड़ा तो उसने अपनी संपत्ति 25 करोड़ बताई, यानी 15 साल में अतीक की संपत्ति करीब 8 गुना बढ़ गई। लेकिन ये तो वो संपत्ति थी जिसके बारे में खुद अतीक अहमद ने बताया था। अतीक की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा तब खुला जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफियाओं और काली कमाई करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोला। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 25 करोड़ की संपत्ति का खुलासा करने वाले अतीक की पिछले 2 सालों में करीब 1600 करोड़ की अवैध संपत्ति या तो कुर्क की जा चुकी है या फिर ढहा दी गई है। ये वो संपत्ति थी जिसे अतीक ने कभी जाहिर नहीं होने दिया। पत्नी, पिता, बेटों और भाइयों के नाम पर अतीक ने करोड़ों की संपत्ति बना ली। सवाल उठता है कि अतीक अहमद ने क्या राजनीति के जरिए ही इतनी प्रॉपर्टी जमा की? जवाब है नहीं। अतीक के काले कारनामों और गुंडागर्दी की वजह से ही उस पर पैसों की बरसात होती रही। लूटपाट, हत्या, रंगदारी, वसूली, सरकारी ठेकों को हड़पने जैसे 100 से ज्यादा अपराध अतीक अहमद के नाम पर दर्ज हैं। उसके नाम की दहशत इतनी थी कि बड़े बड़े व्यापारी भी चुपचाप रंगदारी दे दिया करते थे। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, असद के एनकाउंटर से जुड़ी ये बड़ी खबर। जानकारी के मुताबिक असद का शव कल प्रयागराज लाया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस असद का शव अतीक के रिश्तेदारों को सौंपेगी। फिलहाल पुलिस अतीक के रिश्तेदारों से संपर्क करने में जुटी हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि प्रयागराज में ही असद को सुपुर्द खाक किया जाएगा। बड़ी खबर इस समय की यही है कि रिश्तेदारों से संपर्क कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस और असद अहमद, जो कि अतीक अहमद का बेटा है, जो आज एनकाउंटर में ढेर हुआ, उसको सुपुर्द खाक करने के लिए रिश्तेदारों को ये शव सौंपा जाएगा। पुलिस फिलहाल कोशिश में लगी हुई है कि रिश्तेदारों से संपर्क हो जाए ताकि उनको ये शव कल सौंपा जा सके। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की ज्वाला तब और ज्यादा भड़क उठी जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में कथित तौर पर रूसी सैनिक यूक्रेन के जवान का सिर धड़ से अलग करते नजर आए।
दरअसल वीडियो में एक नकाबपोश रूसी सैनिक बर्बरतापूर्ण तरीके से एक यूक्रेनी सैनिक का गला काटता दिखा। जिस शख्स की गर्दन काटी गई उसने हरे रंग की पोशाक और बाजू पर पीले रंग की पट्टी पहनी हुई थी, जो आमतौर पर यूक्रेनी सैनिक पहनते हैं। युद्ध के दौरान अगर किसी सैनिक को दुश्मन सेना पकड़ लेती है तो वो युद्धबंदी होता है। उसे मारना या प्रताड़ित करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस की निंदा की और बदला लेने की कसम खाई। Росія, якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку – знищувати життя. व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को जानवर बताया। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये जरूरी है कि इस भयानक वीडियो की गंभीरता से जांच की जाए और पता किया जाए कि ये सच्चा है या झूठा। जिसके बाद यूक्रेन की राज्य सुरक्षा सेवा ने वीडियो की जांच शुरू भी कर दी, जबकि यूक्रेनी लोकपाल दिमित्रो लुबिनेट ने बताया कि वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति से भी वीडियो की जांच करने का अनुरोध करेंगे। लेकिन इस सबके बीच यूक्रेन ने बाखमुत में रूसी सेना पर धावा बोल दिया। रूसी एयर स्ट्राइक्स और तबाही के बीच बाखमुत में यूक्रेन की सेना गश्त करती नजर आई। जेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने बाखमुत के 20% इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि बाखमुत में पुतिन की प्राइवेट आर्मी यानी वैगनर ग्रुप ने ज्यादातर इलाकों को अब भी अपने कब्जे में रखा हुआ है। За прошедшие сутки в этих целях в районе города Артемовск авиация совершено 11 самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач. Потери противника за сутки. लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन की सेना यहां रूसी फौज को कड़ी चुनौती देती दिखी। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने बाखमुत में सैकड़ों रूसी सैनिकों को मार गिराया, जबकि रूस की आर्टिलरी रेजिमेंट को भी तगड़ा नुकसान पहुंचाया। अपने दावे को पुख्ता साबित करने की कोशिश करते हुए यूक्रेन की सेना ने कुछ वीडियो भी जारी किए, जिनमें रूस के मेन बैटल टैंक T-80 BVM को धमाके से उड़ाते दिखाया गया है। यूक्रेन की सेना ने टैंक और ड्रोन हमले के जरिए भी रूसी फौज पर भारी बमबारी की, जबकि ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन की सेना ने रूस के 2 टैंक्स को उड़ा दिया। यूक्रेन के हमलों से सहमी रूस की सेना ज़ेपोरिज़िया में 120 किलोमीटर लंबी डिफेंस लाइन तैयार कर रही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की माने तो रूस को डर है कि यूक्रेन की फौज मेलितोपोल पर धावा बोल सकती है, जो ज़ेपोरिज़िया के बेहद करीब है। इसलिए वो डिफेंस लाइन तैयार कर रही है। यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। रूस ने इसका लक्ष्य कजाकिस्तान में सेट किया था और इसे सफलतापूर्वक टारगेट कर लिया गया है। जंग में रूस लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, जबकि रूस ने ICBM टेस्ट के साथ अब यूक्रेन और पश्चिमी देशों को भी चेतावनी दे दी है। लेकिन रूस के इस मिसाइल परीक्षण से नेटो के सदस्य देशों में खलबली मच गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस मिसाइल परीक्षण पर चिंता जाहिर की है। वहीं पिछले दिनों रूसी जनरल के हवाले से खबर आई थी कि रूस अपनी सिक्योरिटी को फिर से रिवाइज करने में लगा है। रूस को दरअसल फिनलैंड के नेटो में चले जाने के चलते काफी असुरक्षा महसूस हो रही है। अपने आसपास के देशों को नेटो की जद में जाता देख रूस अब अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की कवायद कर रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के हेलीकॉप्टर में अचानक आज आग लग गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब मुख्यमंत्री उडुपी जिले के कुंदापुर गए थे। हेलीकॉप्टर से उतरकर सीएम आगे बढ़ रहे थे कि तभी हेलीकॉप्टर में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि राजनीति में किसी के साथ रहने की कसम नहीं खाई जाती है, लेकिन मैंने नीतीश कुमार के साथ रहने की कसम खाई है। विपक्षी एकता पर सीताराम येचुरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हम सब साथ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पर समय आने पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्तों के लिए टल गई। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि उन्हें सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नहीं है।